माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन का तीसरा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा क्लास भले चल जाएगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम पेप्टाइड्स के बारे में बात करेंगे, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अल्फा एमिनो एसिड देखा, आज हम पेप्टाइड देखेंगे और फिर हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग पेप्टाइड। पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या? सबसे पहले हेडिंग आप लोग लगा लेंगे पेप्टाइड। हेडिंग लगाएंगे पेप्टाइड। पेप्टाइड पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या है। पेप्टाइड में लिखेंगे, देखिए साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स तो आपको ऑलरेडी आपके बैच में मिल जाएगी, बट नोट्स साथ साथ बनाने के लिए मैं इसलिए कहता हूं, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो आपका खुद का लिखा हुआ जो नोट्स होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपको जब ये समझाया जाता है, यहां पर समझाने के बाद जो चीजें आपको समझ में आती है ना, उस हिसाब से आप लिखते हो और वो सबसे बेस्ट नोट बन के निकलता है। आप जब एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करोगे ना, वो नोट सबसे जल्दी समझ में आएगी कंपेरेबल टू माय नोट्स। मैं क्या करता हूं अपनी नोट्स में, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखता हूं। कोशिश तो यही रहती है कि सिंपल भाषा में समझा कर लिखा जाए, लेकिन जो आप नोट्स लिखते हो ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, नोट्स खुद से लिखा करिए आप लोग। जब नोट्स खुद से लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पेप्टाइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे बाई एडिशन ऑफ, यहां पर लिख लेंगे इसकी डिफिनीशन, बाई एडिशन ऑफ टू आर मोर देन टू दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड फॉर्म पेप्टाइड। ठीक है, एंड मोर देन 100 पेप्टाइड्स, more than 100 peptides form protein। उसके बारे में हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे, बट यहीं पर बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आता रहे। जब हम दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड को एडिशन करते हैं, एक संपर्क में लाते हैं, ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर हमारा पेप्टाइड बनता है। और वहीं पर हम 100 पेप्टाइड से ज्यादा अगर हम मिला दें, तब हमारा प्रोटीन बनता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए पेप्टाइड। पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड आप मिलाओगे। अल्फा एमिनो एसिड नहीं समझ में आता तो पिछला लेक्चर जाकर देखो, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है कि अल्फा एमिनो एसिड हमारा होता क्या है। तो यहां पर देख लेते हैं कि पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या है। पेप्टाइड एग्जैक्टली होता क्या है, यहां पर बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने ग्लाइसिन ले लिया और एलेनिन ले लिया। ग्लाइसिन आपका क्या है? अल्फा एमिनो एसिड है। एलेनिन क्या है? अल्फा एमिनो एसिड है। मैंने पिछले लेक्चर बताया हुआ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। जब तक आप अल्फा एमिनो एसिड कंफर्म नहीं कर पाओगे, अपने खुद से नहीं कंफर्म होगा आपको, तब तक आप पेप्टाइड भी नहीं समझ पाओगे, तब तक आप प्रोटीन भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बार बार करा, सबसे पहले आप अल्फा एमिनो एसिड देखो। अगर मैं कोई भी एक अल्फा एमिनो एसिड उठा लो, मान लो हमारे पास कोई ग्लाइसिन है, अल्फा एमिनो एसिड। ग्लाइसिन क्या होता है? कार्बन जिस पर हाइड्रोजन लगे होते हैं और इस पर COOH, ठीक है, और इधर आपका NH2। ये रहा आपका NH2। ठीक, ये होता है आपका ग्लाइसिन।
इसमें हमने एलनिन मिलाया हुआ है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड अल्फा अमीनो एसिड जब आप ऐड करते हो तो वहां पर आपको पेप्टाइड मिलता है। 2 ऐड करेंगे तो वहां पर डाइपेप्टाइड मिलेगा, 3 अल्फा अमीनो एसिड ऐड करेंगे तो वहां पर ट्राइपेप्टाइड मिलेगा। तो यहां पर देखते हैं, हमने ग्लाइसिन लिया, एलेनिन भी ले लेते हैं। एलेनिन क्या है हमारा? एलेनिन होता है कार्बन, जैसे ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा था, यहां पर एक पे आप लगाते हो R और एक हमारा हाइड्रोजन रहने दिया जाता है, COOH लगा हुआ है, उधर NH2 है ना, NH2। ये रहा आपका एलेनिन। जब ये मिलता है, ध्यान से देखना, अब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, यहां पर देखो, यहां का OH और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होकर H2O को रिमूव कर दिया जाता है। देख पा रहे हैं, H2O को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। जब H2O को रिमूव कर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या, ये -H2O, ये H2O तो हमारा निकल गया। मिला क्या, हमारा क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O, जस्ट एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड O, C H H NH2, ये हमारा इतना बचा हुआ है, वही चीज मैंने लिखा। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है, ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है इसके नाइट्रोजन से, देख पा रहे हैं, ये जाकर डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है नाइट्रोजन से, ये कनेक्ट हो रहा है नाइट्रोजन से, NH CH3 HCOH हुआ। इतना समझ में आया? इसी को हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर मैं नामकरण दिखा दूं, ये होता है आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ये होता है आपका एलेनिन, और यही आपका मिलता है डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। अब यहां पर ध्यान दो आप, जो ये लिंक हुआ है, जो मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है, जो मैंने येलो कलर से ये लिंक दिखाया हुआ है, ये लिंक आपका पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंक, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। ये देख पा रहे हो ना, इसी को बोलेंगे पेप्टाइड लिंक। चलो नोट डाउन कर लो। क्लियर हुआ यहां तक? पेप्टाइड समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पेप्टाइड से किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक एटलीस्ट सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अथवा पेप्टाइड की एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं, पेप्टाइड की एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं। क्या? पेप्टाइड की एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं, प्रोटीन आर लार्ज पॉलीमर्स, लिखेंगे प्रोटीन्स आर, प्रोटीन जो होता है आर लार्ज पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड का लार्ज पॉलीमर होता है। क्या? लार्ज पॉलीमर होता है आपका, दैट्स योर प्रोटीन। एंड सच स्मॉल पॉलीमर्स, सच जो इसका स्मॉल पॉलीमर्स होता है, किसका? अल्फा एमिनो एसिड का स्मॉल, बात वही है, लिखने का तरीका अलग है। पॉलीमर्स आर कॉल्ड पेप्टाइड्स, आर कॉल्ड पेप्टाइड। मतलब बात वही है, लिखने का तरीका अलग कर दिया जा रहा है कि आपका लार्ज पॉलीमर प्रोटीन होता है, स्मॉल पॉलीमर मतलब कम संख्या, 2 या 2 से अधिक, कुछ 2 से 10 के बीच में ऑलमोस्ट, तो वो आपका पेप्टाइड रह जाता है, स्मॉल पॉलीमर। लार्ज पॉलीमर आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे द एमाइड ग्रुप, यहां पर लिखेंगे द एमाइड ग्रुप एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप आपका कौन सा है?
C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, यही तो है आपका बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ था, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, यही है। द एमाइड ग्रुप इन द पेप्टाइड, पेप्टाइड में जो एमाइड ग्रुप होता है इन द पेप्टाइड इज कॉल्ड, वो हमारा कहलाता है इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, इसी को हमने पेप्टाइड लिंक बोला था ना, पेप्टाइड लिंकेज, और पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब वही है कि जो आपका एमाइड ग्रुप है इसी को आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हो, जो C और N के बीच में बॉन्ड बना हो इसी को आप पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हो, या तो इसी को आप पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हो, ठीक है। अब अगर मैं दिखा दूं यहां पे जो आपका ये बॉन्ड बना हुआ है C डबल बॉन्ड O NH, या नीचे लिखो या ऊपर लिखो, चाहे जैसे मन कहे वैसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, नहीं कहोगे सर वहां पर ऐसे लिखे, यहाँ पर ऐसे लिख दिए, एज योर विश, जैसे भी आप लिखो। ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, यही तो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग रिजोनेंस होता है, ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिजोनेंस, स्ट्रॉन्ग रिजोनेंस से दिखाता है पेप्टाइड बॉन्ड, सो स्ट्रॉन्ग रिजोनेंस। और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि ऑल बॉन्ड्स अबाउट N मतलब नाइट्रोजन के अबाउट जितने भी बॉन्ड होते हैं लाई इन वन प्लेन, सो एक ही प्लेन में मिलते हैं भाई, सीधी रेखा में ही मिल रहे हैं, कहां कर्व बन रहा है। सो द अल्फा एमिनो एसिड हैव टू फॉर्म लिंकेज, सो द अल्फा एमिनो एसिड have to form linkage, नोट करिएगा, बातें क्लियर हुई कि ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस दिखाता है, साथ ही साथ इसमें जो N से रिलेटेड जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, लाई करते हैं, वो एक प्लेन में होते हैं, इसलिए ये लिंकेज बना पाता है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर समझाऊं, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर देखोगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स मिल रहे हैं, ध्यान से देखना, इस प्रकार कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं आपके, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है एमिनो एसिड। और यही पॉइंट एक चैन में मिल जाए, तो यही सेम पॉइंट आपके एक चैन में मिल जाए, माना तौर पे ये चैन आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे चैन में मिल जाए, तो एक चैन में मिलने पर ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज योर पेप्टाइड। और यही चीज काफी ज्यादा चैन मिल जाए तो वहां पर वो प्रोटीन बन जाते हैं, ये दिखा रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसे, देख रहे हो ना, कुछ इस प्रकार से। यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आपका चैन कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा आपका चैन। तो ये आपका कहलाएगा, ये आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड जो आप अल्फा एमिनो एसिड बता रहे हो। ये जो चैन में बना है ये आपका पेप्टाइड कहलाता है, पेप्टाइड। और ये जो आपका बना हुआ है, ये देख पा रहे हो ना, सॉरी जस्ट एक सेकेंड, ये जो आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, दिस इज योर प्रोटीन। देख रहे हो ना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोटीन। दिस इज योर प्रोटीन। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, टेक स्क्रीनशॉट, सुन हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब लोग ये साथ साथ बताते चलो चैट सेक्शन में लिखे, क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है। जितना मैंने पढ़ाया हर एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया था, यहां तो कुछ करना ही नहीं है। आगे चले, चलो अब हम पेप्टाइड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ये पेप्टाइड हो सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं तब आपका पेप्टाइड बनाता है। जब आप 2 अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा आपका, डाइपेप्टाइड। 3 मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे आपका 5 6 7 8 9 10 कुछ 4 से ज्यादा मिल जाएंगे तो उससे आप बोल सकते हो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। यहां पर हेडिंग लगा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, पहली हेडिंग लगा लेंगे डाइपेप्टाइड। क्या लिखेंगे, डाइपेप्टाइड। सबसे पहली हेडिंग डाइपेप्टाइड। अब बताओ मुझे सब लोग, डाइपेप्टाइड क्या होंगे। जब 2 या 2 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं तो वहां पर पेप्टाइड बनता है। जब 2 मिलेंगे तो डाई बनेगा, सिंपल। तो वहां पर लिख सकते हैं ए पेप्टाइड ऑब्टेन्ड बाय द, यहां पर लिखेंगे ए पेप्टाइड ऑब्टेन्ड बाय द obtained by the a peptide obtained by the condensation of 2 amino condensation of 2 amino acid या alpha amino acid molecules is called डाइपेप्टाइड। वो हमारा क्या कहलाता है, डाइपेप्टाइड। ठीक है, मतलब जब 2 अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे तो वहां पर हमारा डाइपेप्टाइड बनता है ना। तो सिंपल हम दिखा देते हैं कि जब 2 अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, तो वहां पर बनेगा हमारा डाइपेप्टाइड। ऐसे ही दूसरा अगर आप दिखा दो, जब आपका 3 अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे तो ये आपका बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। जब आपके 4 अल्फा एमिनो एसिड बनेंगे तो ये आपका बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड। जब आपके मोर देन 4, ठीक है, मोर देन 4
एमिनो एसिड रहेंगे तब ये आपका बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था क्लासिफिकेशन में, ये तीसरा था, ये चौथा क्लासिफिकेशन। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ये 4 होते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड एक हो गया आपका, ट्राइपेप्टाइड दूसरा हो गया, टेट्रापेप्टाइड तीसरा हो गया एंड फिर नेक्स्ट आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ये रहा आपका चारों प्रकार, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? बातें समझ में आई? और एक चीज याद रखना, जैसे एमिनो एसिड से आप जैसे 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड से बना रहे हो आप पेप्टाइड, अगर हम पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करा दें, मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन एक का हाइड्रोजन दूसरे का OH ग्रुप दोनों में रिएक्ट करके हमारा वाटर निकल जाता है, वाटर को फिर से मिला दे मतलब हाइड्रोलिसिस करा दे, तो फिर से वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। यहां पर नोट का पॉइंट लिख लेंगे, नोट का पॉइंट लिख लेंगे क्या, कि अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं पेप्टाइड का, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो वापस क्या बन जाता है, एमिनो एसिड बन जाता है। इससे आपको क्या पता चला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब आप एमिनो एसिड से 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड को मिलाते हो तो आपका वाटर बाहर निकल जाता है H2O और आपका बना लेता है पेप्टाइड, कार्बन और N का लिंकेज करके। अगर वही हम हाइड्रोलिसिस फिर से करा दें, फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से आपका एमिनो एसिड बन जाएगा। ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आप नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सो, टेक स्क्रीनशॉट सो। क्लियर है? बातें समझ में आई? आगे चलें, चलिए हेडिंग लगा लेंगे नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर। ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड का हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमनक्लेचर, पेप्टाइड का नॉमनक्लेचर पढ़ने वाला। आओ देखो पढ़ लेते हैं। इन पेप्टाइड्स यहां पर लिखेंगे, पेप्टाइड में, इन पेप्टाइड्स द टर्मिनल विथ फ्री फर्स्ट पॉइंट विथ फ्री NH2 और NH3 प्लस, चाहे मैं NH2 लिखें अथवा NH3 प्लस लिखें, बात एक ही है। जैसे हमने NH2 जोड़ रहे थे, चाहे आप NH2 जोड़ो चाहे NH3 प्लस जोड़ो, बात एक ही है। ये जुड़ता है हमारा किस पे, N टर्मिनल पे, N इंड बोलते हैं उसको, या फिर N टर्मिनल बोलते हैं, N टर्मिनल। ठीक है, और जो COOH ग्रुप होता है आपका, जो COOH जुड़ा होता है, अथवा हम इसी को लिखते हैं COO माइनस, कब, जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं C इंड या फिर C टर्मिनल, C इंड या फिर C टर्मिनल। मतलब पेप्टाइड में जो NH2 टर्मिनल होता है उसे हम N टर्मिनल बोलेंगे। जब भी हम N टर्मिनल बोले तो आप NH2 को समझो, कंसीडर करो। जब आपका C टर्मिनल बोला जाए तो आपका COOH ग्रुप होता है आपका। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक, अब यहां पर इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, ये देखना ध्यान से। ठीक, यहां पर ये इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, CH C N CH C N CH C, फिर ऐसे N आगे चलता चला जाता है। ठीक है, सो ऑन।
ऐसे आगे चलता चला जाता है हमारा। हम यहाँ पर लगाते कैसे हैं वो भी देख लेंगे। ये आपका ऐसे कनेक्टेड होता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बन रहा है क्या, पेप्टाइड। ये हमारा ऐसे कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे सो ऑन हम दिखा देंगे। यहाँ पर हम जोड़ते हैं R1, यहाँ पर जोड़ते हैं हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप, फिर हमारा ये NH होता है क्योंकि NH2 होता है, C से जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा रहा R2 ग्रुप मतलब CH3 जो हम जोड़े थे, ठीक है। और ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर हम C में जोड़ेंगे R3, फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे सो ऑन हमारा चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी क्या, ये जो R1 है यहाँ पर है, R2 हमारा यहाँ पर है, R3 हमारा यहाँ पर है, और यही इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। यही इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों होते हैं, क्योंकि आपका मिनिमम रिपल्सन शो करे, तब जाकर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये बना पाते हैं। जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, मिनिमम रिपल्सन शो करेंगे, तब ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपका क्या होगा, बहुत ही इसका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यहां पर लिखेंगे, इतना तो लिख लिए ना, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। हाँ ये रहा आपका फिगर। यहां पर पॉइंट्स डालेंगे, पॉइंट्स आप लोग लिखते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि द पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड मतलब जिसमें आपके 4 से ज्यादा एमिनो एसिड मिले हुए हों। द पॉलीपेप्टाइड आर फॉर्म सो दैट कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं, फॉर्म सो दैट जो आर ग्रुप होता है आपका, जो आर ग्रुप है आपका, आर ग्रुप are as away as, R groups are as away as, उतने डिस्टेंस पर होता है पॉसिबल टू रिड्यूस स्टेरिक हिड्रेंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो R आपका दिख रहा है, यहां पर देखो R यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, ये उतने दूर पर रखे होते हैं, मतलब एज मच डिस्टेंस, जितनी दूरी पर हो सकते हैं, इससे ज्यादा दूरी पर तो नहीं होंगे, वो उतनी दूरी पर रखे जाते हैं जिससे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो, आपका रिपल्सन मिनिमम हो, जिससे स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द फर्स्ट पेप्टाइड डोनेट्स OH फ्रॉम COOH, पेप्टाइड नहीं लिखेंगे, एमिनो एसिड लिखेंगे। डोनेट OH फ्रॉम COOH, जैसा कि मैंने देखा था कि जो COOH लगा हुआ था, उसके बाद NH CH3H NCOOH है, तो आपका देख पा रहे थे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट था आपका, यही तो है ना, CH आपका NH2, ये आपका एनिलीन था, एनिलीन। तो यहां पर जब आपने ग्लाइसिन और एनिलीन देखा था, ये आपका ग्लाइसिन मिला था, एनिलीन मिला था, तो जो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है वो COOH में से, देख पा रहे हो, COOH में से OH देता है, और दूसरा वाला एमिनो एसिड NH2 में से एक H देता है। वही चीज मैं लिख रहा हूं,
ठीक है, वही चीज मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम COOH एंड द सेकेंड पेप्टाइड, ओ सॉरी एमिनो एसिड, एंड द सेकेंड एमिनो एसिड, जो सेकेंड एमिनो एसिड होगा, सेकेंड एमिनो एसिड डोनेट H फ्रॉम NH2, डोनेट H फ्रॉम NH2। जैसे कि मैंने दिखाया कि NH2 से वो क्या देता है, H देता है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लें, थर्ड पॉइंट लिख लें। बिल्कुल सर, एज रेजोनेंस टेक्स, यहां पर लिखेंगे एज रेजोनेंस टेक्स जैसे हमारा रेजोनेंस टेक्स होता है, टेक्स प्लेस along amide bond, along amide bond we get trans configuration, मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही रेजोनेंस टेक प्लेस होता है वैसे ही जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। देख पा रहे हैं ना, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, एक यहां पर जुड़ा है, दूसरा यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। एक तरफ भी तो जुड़ सकता था बट नहीं जुड़ता, रेजोनेंस हाई होने के कारण ये क्या करते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। दिसो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए। यहां पर आपका पेप्टाइड कंप्लीट होता हुआ अब आप पढ़ोगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, पेप्टाइड यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए हेडिंग लगा लेंगे प्रोटीन। एग्जैक्टली प्रोटीन होता क्या है, एग्जैक्टली प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जैसा कि हमने बताया, जब आप 100 से अधिक पेप्टाइड को कंसीडर करते हो, मिक्स करते हो, तब जाकर आपका प्रोटीन बनता है। सिर्फ एक प्रोटीन ऐसा है जो कि यहां पर एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट 51 पेप्टाइड पे बन जाता है। बट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स जो होते हैं मोर देन 100 पेप्टाइड कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन। यहां पर लिखेंगे कि ए पॉलीपेप्टाइड विथ, प्रोटीन में लिखेंगे ए पॉलीपेप्टाइड विथ more than 100 amino acid, more than 100 amino acid residue, sorry, with molar mass greater than 10,000 AMU, 10,000 AMU is called a protein. जब आपके 100 से अधिक पेप्टाइड, 2 या 2 से पेप्टाइड जो होते हैं आपके, 2 या 2 से अधिक जो एमिनो एसिड होते हैं वो मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं। जब 100 से अधिक पेप्टाइड्स मिलते हैं तो आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, और इनका जो वेट होता है ऑलमोस्ट 10,000 AMU, मोलर मास जो होता है 10,000 मोलर मास होता है। मतलब प्रोटीन्स का जो मास होता है, प्रोटीन का जो मास होता है दैट्स ग्रेटर देन 10K AMU। AMU को हम U भी लिखते हैं, या तो हम 10K U भी लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 10K D भी लिख सकते हैं। AMU को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U भी लिखते हैं, D भी लिखते हैं। याद रखना के मतलब 1000 होता है। एक एक्सेप्शन केस होता है, यहाँ पे एक केस एक्सेप्शन होता है।
एक केस हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। कौन सा केस? इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि 51 पेप्टाइड पर ही बन जाता है। मतलब 51 एमिनो एसिड अगर रेसिड्यू कर दिए जाए, मिला दिए जाए, तो ही हमारा बन जाता है क्या? तो ही हमारा बन जाता है क्या? प्रोटीन। इट मीन्स दैट, लिखेंगे इंसुलिन इज ए प्रोटीन, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन एक हमारा प्रोटीन होता है। हाउएवर it has only 51 amino acid residue। मतलब आप ये कहोगे, अभी तक आप बता सकते थे कि जब 100 से ज्यादा एमिनो एसिड आपका रेसिड्यू होता था तब जाकर आपका प्रोटीन बनता था, जबकि इंसुलिन आपका प्रोटीन होता है यहाँ पे 51 एमिनो एसिड रेसिड्यू होने पर भी ये बन जाता है इंसुलिन, जबकि ये प्रोटीन होता है। तो एक्सेप्शन हर जगह मिलती है, वो भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना मिले हो ही नहीं सकता, है ना। तो चलो पढ़ते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। यहां तक तो क्लियर हुआ? ठीक। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में, हम बढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन के बारे में। हेडिंग लगा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे। तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड ग्लोबुलर प्रोटीन। मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप लीनियर, मतलब एक प्रकार से लंबे आकार में, जैसे बाल आपका हो गया ये ऐसे लंबा, कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब इसका शेप कुछ ऐसा होता है, फाइब्रस प्रोटीन का शेप कुछ ऐसा होता है। ये दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। यहां पर हेडिंग भी डाल लेंगे, यहां पर हेडिंग लगा लेंगे आप, क्या? फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, इसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ ऐसे। देख पा रहे हैं? इस प्रकार से होता है, मतलब इसका जो शेप होता है फाइब्रस प्रोटीन, शेप के आधार पर ये दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। इसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना होता है। वैसे सभी के बीच में होता है, तो मैं कितना दिखाऊंगा, वैसे रैंडम दिखा दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना हुआ होता है,
ठीक है, ऐसा है। तो ये हमारा फाइब्रस प्रोटीन। अगर मैं दूसरी हेडिंग लगा लूं, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनता है आपका? ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है आपका, ये कुछ जलेबी के आकार का बनता है। तो सर मुंह में तो पानी आ गया है ना, कुछ ऐसा होता है, मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से, जिसे मैं बना देता हूँ एक प्रकार से, कुछ ऐसे। आप 3D स्ट्रक्चर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मैं इधर भी दिखा देता, बट टाइम की बहुत कमी है, आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीपीटी वगैरह तैयार नहीं हो पा रही, मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फटाफट से डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज पीपीटी वगैरह तैयार करने लगे तो मैं यहाँ भी दिखा सकता था, GIF फाइल में दिखा सकता था, बट वही है ना, फिर पीपीटी तैयार करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो मैं आपके पेपर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराना चाहता हूँ। तो ये रहा कुछ, ठीक है। तो ये है आपका फाइब्रस प्रोटीन, बना लेंगे। ये जो आपका येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका अल्फा एमिनो एसिड है, यह आपका अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है। दिस इज अल्फा एमिनो एसिड, और इसके बीच में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है, नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल्स क्या होता है? अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल दिखाना चाहें, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे एंजाइम्स हो गए आपके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो इसको नोट कर लेंगे फिगर पहले, उसके बाद मैं नीचे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, नीचे ही दिखा देता हूँ। नोट कर लिए? चलो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जो आपका फर्स्ट होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और ये आपका सेकंड क्या था? ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन की बात करें और ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, यहां पर देखिएगा बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यह आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दिखा दूं, इसका जो एग्जांपल होता है फाइब्रस प्रोटीन का, वो क्या होता है? जैसे केराटिन इन स्किन हो गया, केराटिन इन स्किन एंड हेयर, हेयर और स्किन में जो केराटिन होता है वो इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। और भी अगर दिखाना चाहें, दैट इज कैलोजन इन टेंडन। अब ये बायो वाले ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे होंगे, हम लोग मैथ वाले उतने अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या एग्जैक्टली ये, तो वो तो केराटिन तो हमें समझ में आता है, बट ये कोलेजन इन टेंडन क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा, इसका बेसिक एग्जांपल होता है। जबकि ग्लोबुलर का जो एग्जांपल होता है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, जैसे ये एंजाइम होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है?
इसका एग्जाम्पल होता है एंजाइम, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, इट्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का। बातें क्लियर हुई? ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, प्रोटीन का टाइप। अब दूसरा पॉइंट लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एक कॉन्जुगेट। सिंपल कॉन्जुगेट, फर्स्ट होता है ये सिंपल प्रोटीन, सेकंड होता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे हम लोग सिंपल प्रोटीन के बारे में, है ना। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? यहां पर लिखेंगे सिंपल प्रोटीन में कि प्रोटीन्स which on hydrolysis yield only amino acid are called simple protein। जिनका हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? मतलब ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड दिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड दें, वो आपका क्या कहलाता है? सिंपल प्रोटीन। मतलब सिंपल प्रोटीन हम उसे प्रोटीन को कहेंगे जिसका हाइड्रोलिसिस, जैसे आप पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कराते थे फिर भी हमारा एमिनो एसिड बनता था, तो जैसे हम प्रोटीन का भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में हमारा एमिनो एसिड बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जब हमारा एमिनो एसिड मिले उसका हाइड्रोलिसिस कराने पे तो वो हमारा सिंपल प्रोटीन कहलाता। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोलना चाहोगे, दैट्स योर, दिख ही नहीं रहा ये कलर। फॉर एग्जांपल के लिए एल्बुमिन, ये क्या होता है? जैसे एग एल्बुमिन हो गया, एग एल्बुमिन, ठीक है। और ग्लोबुलिन जैसे आपका टिश्यू ग्लोबुलिन हो गया, इसका एग्जांपल है टिश्यू ग्लोबुलिन हो गया। और ग्लूटेलिन भी इसका एग्जांपल है सिंपल प्रोटीन का, ग्लूटेलिन, ठीक है, जैसे आपका व्हीट ग्लूटेलिन हो गया, ठीक। तो ये सभी सिंपल प्रोटीन के हमारे एग्जांपल्स हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होते हैं? हेडिंग लगाएंगे कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन ये क्या होता है सर? कॉन्जुगेट प्रोटीन में लिखेंगे ये होता है प्रोटीन विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, मतलब कॉन्जुगेट प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है दो पार्ट का। किसका किसका? ए, फर्स्ट वाला ए, प्रोटियोनस पार्ट, पहला हमारा प्रोटियोनस पार्ट हो गया, एंड सेकेंड वन एंड नॉन प्रोटियोनस पार्ट। नॉन प्रोटीनस पार्ट, प्रोटीनस NOUS होता है पार्ट। एक हमारा प्रोटीनस पार्ट होता है, एक हमारा नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रोटीन। वो हमारा कॉन्जुगेट प्रोटीन कहलाता है। जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट इज कॉल्ड, जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो होता है वो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? कॉन्जुगेट प्रोटीन यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट प्रोटीन are further classified as किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन में, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब कॉन्जुगेट प्रोटीन के पार्ट हैं, प्रोटीन, और एंड क्रोमोप्रोटीन, मतलब जो कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स। ठीक है, आगे लिखेंगे द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात आए वो आपका नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन सच प्रोटीन्स आर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्रोटीन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट सुन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन।
नोट कर लिए, टेक अ स्क्रीनशॉट सुन, आगे बढ़े। चलो हेडिंग लगा लेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहला क्या लिखोगे आप? कंपोजिशन। कंपोजिशन सबसे फर्स्ट आप पढ़ोगे कंपोजिशन। द एलिमेंट जनरली प्रेजेंट, इसमें लिखेंगे द एलिमेंट generally present in proteins are carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मतलब जो एलिमेंट होते हैं प्रोटीन्स में वो क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जनरली यही प्रेजेंट होते हैं, ये चार, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट एज प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड। देखो, जब आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो 100 से ज्यादा 1000 एमिनो एसिड मिलाकर बनते हैं। मतलब 100 एमिनो एसिड से लेकर के 1000 एमिनो एसिड मिलाते हैं, तब जाकर आपके प्रोटीन्स बनते हैं। इसलिए इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपके 100 to 1000 एमिनो एसिड अगर मिलते हैं तब जाकर वो क्या बनाते हैं? आपके प्रोटीन बनाते हैं। दे फॉर्म प्रोटीन, सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट सो हाई। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऑलमोस्ट रखोगे कि 10,000 AMU के बराबर होता है। 10,000 AMU के बराबर होता है। ठीक है, एंड ग्रेटर देन, और इसके बढ़ता ही जाता है, ये मिनिमम रखा गया है। फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट प्रोटीन की फिजिकल स्टेट देखेंगे, इसमें लिखेंगे जनरली स्पीकिंग प्रोटीन्स आर कलरलेस। जनरली क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होता है दोज आर कलरलेस। ऐसा देखा जाता है कि कलरलेस है। और एमार्फस सॉलिड होता है, कलरलेस एमार्फस सॉलिड, कलरलेस एमार्फस सॉलिड होता है। ठीक है, जिसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हैविंग नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिसका नहीं होता है। ठीक है, और ये कोलाइडल साइज पार्टिकल्स होते हैं। दे आर, या प्रोटीन्स आर लिख सकते हैं, दे आर कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। कोलाइडल साइज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं हमारे कोलाइडल साइज पार्टिकल्स होते हैं। नोट करिएगा, आगे हम चलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, आगे बढ़े। चलो, 4th पॉइंट लिखेंगे
कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यहां पर लिख लेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ asymmetric carbon atom protein show optical activity। मतलब ये कहा जा रहा है जब कोई सिमेट्रिक कार्बन लिया जाता है, मतलब कार्बन पे जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो बार बार जुड़ रहे हैं, सिमेट्रिक कार्बन है, तो फिर से वो क्या करें, मतलब एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप जुड़ जाए, सिमेट्रिक हो जाए, तो उसका आप एक प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा पाओगे। कार्बन पे सभी ग्रुप्स जो जुड़े हैं वो अलग अलग जुड़े हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, है ना, तो वहां पर आप जुड़ा दिखा सकते हो कि वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी ये दिखाएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर, अगला पॉइंट लिखेंगे एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयंस। ठीक है, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो एज ए डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हेंस दे रिएक्ट विथ both acid and alkalis, and are thus amphoteric मतलब ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन, इसमें जो प्रोटीन में होते हैं वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं डाइपोलर आयन के रूप में, इसलिए ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और एल्कली से भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे फिर से हमारा एमिनो एसिड बनता है। आप जैसे जानते थे पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कराते थे एमिनो एसिड बनता था, ऐसे इसका भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एमिनो एसिड बनेगा। दिखाता हूं मैं स्टेप में कैसा होता है। जैसे प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये क्या बनेगा हमारा? प्रोटियोसिस बनता है। क्या बनता है? प्रोटियोसिस। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा हमारा पेप्टोन्स। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा पॉलीपेप्टाइड्स। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्या मिलेगा हमारा? सिंपल पेप्टाइड्स। ऐसे लिख दें, सिंपल पेप्टाइड्स। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे फिर से हमारा एमिनो एसिड बन जाएगा। मतलब प्रोटीन का आपका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो एमिनो एसिड ही बनता है, थोड़ा स्टेप ज्यादा होता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ, अगर हम प्रोटीन पढ़ लें, मतलब कहां कहां पर ये प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, मेनली सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर हम पढ़ें, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट सुन, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर है?
सोर्स की अगर मैं चर्चा करूं यहां पे, सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप प्रोटीन का सोर्स समझते ही हो, प्रोटीन किस में पाया जाता है, वैसे बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, कुछ मुख्य स्रोत हैं इसके, वो हम लिख देते हैं। जैसे मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में, दूध आप लोग नहीं पीना चाहते ना, काफ़ी लोग नहीं पीते, काफ़ी लोग बहुत पीते हैं, काफ़ी लोग नहीं पीते, बहुत पीते हैं मतलब उन्हें पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है मिल्क। मिल्क या मिल्क से बनी कोई भी चीज़ मुझे बहुत पसंद है, दूध, दही, घी, सब कुछ पसंद है मुझे, मैं तो खाता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग नहीं खाते, नहीं, उन्हें नहीं अच्छा लगता, अपनी अपनी रुचि है, बट खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन क्या, मिल्क में अगर देखा जाए तो हर एक मात्रा होती है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना एनर्जी की चीज़ें पीते हैं या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो दूध पी रहे हैं ना तो उनको हर एक चीज़ मिल जाता है उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है मिल्क। पनीर में दूध से ही बनता है, पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, पनीर में, एग्स में होता है, ठीक है, फिश में होता है, ठीक है। तो ये वेज के लिए है, जो वेज खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, और ये नॉन वेज है आपके, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो है, मांसाहारी जिसे बोलते हैं, ठीक। तो ये होगा आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट देखें यार, टेस्ट बहुत ज़रूरी नहीं है, टेस्ट बहुत ज़रूरी नहीं है, सो टेस्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन का, बता सकते हैं कोई? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसमें लिख लेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में एंजाइम, एंजाइम भी हमारा एक प्रोटीन है, तो एंजाइम किसके यूज में आता है वो लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे दीज आर द प्रोटीन, एंजाइम जो होता है, दीज आर द प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन विच कैटलिस बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द बॉडी, इन द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम बॉडी में, ठीक है। दे आर एबल टू परफॉर्म, दे आर एबल टू परफॉर्म, they are able to perform reactions without requiring any change in temperature, without requiring any change in temperature, बिना टेम्परेचर में कोई चेंज किए ये अपना रिएक्शन दिखा सकता है एंजाइम, ठीक है। प्रेशर, बिना प्रेशर में कोई चेंज हुए, और पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में भी अगर कोई चेंजिंग ना हो फिर भी ये रिएक्शन दिखाने में एबल होता है, सक्षम होता है, ठीक। अगला लिखेंगे एंटीबॉडी, लोग कहते हैं ना एंटीबॉडी बन गया, तो वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है। सेकेंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है
एंटीबॉडी एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है, एंटीबॉडी एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो कि बाहर से जो अटैक करता है कोई भी वायरस, तो उसमें लड़ने की में मदद करता है। ठीक है, दीज प्रोटीन्स, एंटीबॉडी में लिखेंगे these proteins defend the body against defend the body against attack from foreign फॉरेन ऑर्गेनिज्म। बाहर, फॉरेन मतलब जैसे अपने बोलते हैं फॉरेन मतलब विदेशी, वैसे फॉरेन उसमें क्या होता है, जो आपके अंदर आपके एंजाइम्स हैं, वायरस हैं, वो बाहर के जो वायरस हैं आपके, वो उसके क्या कहलाते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो अटैक करते हैं ना, उसका विरोध करते हैं, उससे आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं, रक्षा करते हैं उसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप दिखाना चाहोगे गामा ग्लोबुलिन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो गामा ग्लोबुलिन होता है, ये ब्लड में आपके प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये एक प्रकार का एंटीबॉडी का एग्जाम्पल होता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तीसरा पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स। ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, फेफड़े से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, फेफड़े से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हीमो, एक हमारा ग्लोबिन, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है नॉन प्रोटीन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है, हालांकि हीमोग्लोबिन हमारा प्रोटीन का ही पार्ट है, बट इसका मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है नॉन प्रोटीन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। नॉन प्रोटीन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन हीमो जो होता है यही आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। एंड सेकेंड वन रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ब्लड के रेड कलर होने पर भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमो के कारण ही आपका ब्लड रेड होता है। ठीक है, हीमो के कारण ही आपका ब्लड रेड होता है। नोट कर लीजिए। क्लियर है, बातें क्लियर हुई। अगली हेडिंग लगा लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप 4 पार्ट में देखने वाले हो। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी, फोर्थ क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी मतलब ऐसा नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर दिखाता है, नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी को आप और भी कई प्राइमरी को आप ऐड करोगे, आप मिला दोगे तो वो सेकेंडरी बन जाएगा। कई सेकेंडरी को फोल्ड कर दोगे तो टर्सरी बन जाएगा। टर्सरी को फोल्ड कर दोगे कई तो वो आपका क्वाड्रेटरी बन जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं और मैं जैसे क्वाड्रेटरी को खोल दूं तो ये टर्सरी बनेगा, टर्सरी को अलग अलग कर दूं तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी को भी अलग कर दूं तो ये प्राइमरी बनेगा। अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन की बात करूं, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन की बात करूं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। इधर देखना जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिखाते हैं, एक सेकेंड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये रहा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देखो 4 के चारों दिखाए जा रहे हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। यहाँ पर ये चारों दिखाए जा रहे हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो मैं पेस्ट कर देता हूँ। 2-3 स्ट्रक्चर में पेस्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, अरे इधर आ जाओ भाई, इधर ही चला आ रहा है। चल कोई नहीं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और मैं कॉपी करता हूँ इसको। नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहे हो जी? चलो मैं इसमें ही समझा देता हूँ।
पा रहे हो ना, ये रहा आपका। स्ट्रक्चर में देखना ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको विजिबल होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब देखना जरा, हमने बताया कि ये स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। ये रहा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये रहा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये रहा आपका टर्सरी स्ट्रक्चर और ये रहा आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, देख पा रहे हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये देख पा रहे हो, कुछ ऐसा बनता है सीधी लाइन में, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके अल्फा हेलिक्स, एक आपके बीटा प्लीटेड सीट, 2 प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट, 2 प्रकार के होते हैं। अब अल्फा हेलिक्स जो होते हैं ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, बीटा प्लीटेड सीट आपके 2D स्ट्रक्चर होता है आपका। बीटा प्लीटेड सीट जो होता है वो आपका 2D स्ट्रक्चर होता है। अब 3D स्ट्रक्चर इसका देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे है अल्फा हेलिक्स, कुछ इस प्रकार से। अभी मैं क्लियर और दिखाऊंगा अल्फा हेलिक्स, अभी कई ऐसे दिखाऊंगा। पहले आप एक कंबाइन देख लो कि अल्फा क्या है, अल्फा हेलिक्स क्या होता है और बीटा प्लीटेड क्या होता है। अभी हम अलग अलग करके भी दिखाएंगे, अल्फा हेलिक्स काफी क्लियर में, बीटा हेलिक्स काफी क्लियर में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और जो बीटा हेलिक्स क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जब आपस में मिक्स करा देंगे तो ये बना लेगा हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारा जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये हमारा अल्फा हेलिक्स है, और जो हमारा ये येलो कलर से दिख रहा है ये हमारा बीटा प्लीटेड सीट है, बीटा प्लीटेड सीट है, ठीक है। अब इस जब टर्सरी स्ट्रक्चर 2-3 टर्सरी स्ट्रक्चर लगा देंगे, जैसे एक टर्सरी ये हो गया, एक टर्सरी ये हो गया, एक टर्सरी हो गया, एक टर्सरी हो गया, मिला देंगे तो वो हमारा क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर बना देता है, वो हमारा क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर बना देता है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको अल्फा हेलिक्स दिखाना चाहूंगा, एक बार जस्ट 1 सेकेंड में आपको अल्फा हेलिक्स दिखाना चाहूंगा यहां से। अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अभी क्लियर आपको दिखेगा। ये रहा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये रहा। एक और इससे अच्छा स्ट्रक्चर एक और दिखाता हूं मैं, ये रहा, ये रहा। ऐसे कई स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे जो कि अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स होंगे। ये आपके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गए, ये आपका है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देख पा रहे हैं ये कैसे है, कुछ इस प्रकार से है ना। और इसमें देख रहे हैं O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना हुआ है, ठीक है। और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो ये रहा आपका बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये रहा आपका बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ये वाला बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक। और अल्फा हेलिक्स के बारे में अगर देखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स क्या होता है। अगर डिटेल में देखेंगे इसमें तो ये एक प्रकार का स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ए टाइप ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं ना, जिससे स्पाइरल होता है आपका, मतलब जैसे आपकी नोटबुक के पीछे स्पाइरल लगा होता है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कोलाइड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर होते हैं, ठीक है। मतलब कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड, एक प्रकार के कॉइल देखे हो ना, कॉइल ऐसे ऐसे ही तो कॉइल लगाई होती है ना, पॉलीपेप्टाइड का कॉइल होता है ये, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का कॉइल होता है। साइड चेन एक्सटेंडेड आउटवर्ड होते हैं और स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहां पर देख रहे हो ऑक्सीजन और बीच कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी हुई है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, एमिनो एसिड पर टर्न, हर एक टर्न पर 3.6 एमिनो एसिड होती है और पिच इज 5.5 एम्पियर। और
अल्फा हेलिकल सेगमेंट आर फाउंड इन मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन सी। ये सब टाइप्स हैं आपके, ठीक है, ये लिख सकते हो आप अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। ये रहा हमारा अल्फा हेलिक्स के बारे में। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम दिखा दें, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसा कि मैंने पहले भी दिखा दिया आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देख पा रहे जितने स्ट्रक्चर हैं सब बीटा प्लेटेड हैं, ऑल टू ऑल स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड हैं, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको सब बीटा प्लेटेड हैं, है ना। अब अगर आप देखना चाहोगे टर्सरी और क्वाड्रेटरी, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो वो भी दिखा देते मैं अलग से, एक बार मैं आपको दिखाई दे चुका हूँ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कुछ होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये आपका कुछ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां पर दिखाओगे क्या टर्सरी स्ट्रक्चर में, देख पा रहे हो ना, ये ऐसे कुछ ऐसे 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 लगे होते हैं आपके, ऐसे कई बने होते हैं, तो ये आपके टर्सरी स्ट्रक्चर्स हो गए, है ना। क्लियर है यहाँ तक? और भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में और भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे टर्सरी में। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया टर्सरी का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया टर्सरी का, ये मैंने पहले भी दिखा दिया आपको, और ये आपके क्वाड्रेटरी का, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे, ठीक। चलो अब यहाँ पर आगे कुछ और पॉइंट लिख लेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, चारों स्ट्रक्चर के बारे में आपने देख लिया। एक छोटा सा पॉइंट है कि सब यूनिट क्या होती है, सब यूनिट क्या होती है। अगर बात करें सब यूनिट के बारे में, तो सब यूनिट एग्जैक्टली होती क्या है। सब यूनिट जो होती है आपकी, सब यूनिट जो होती है, सम प्रोटीन्स आर, यहां पर लिख लेंगे सम प्रोटीन्स आर, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर, कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट। मतलब कहा जा रहा है सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड से, वही हमारी सब यूनिट कहलाती है। एंड द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स, द स्पेशल अरेंजमेंट सब यूनिट, उन सब यूनिट का जो कि हमारे दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर एक चैन बना रहे होते हैं, उसे हम सब यूनिट कहते हैं। उस सब यूनिट का एक स्पेशल अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, विथ ईच अदर, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर इज कॉल्ड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, बातें क्लियर हुई, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया।
तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पूरा ये सीरीज आपको समझ में आ गई। मेरे 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, बस समझना था आपको एग्जैक्टली होता क्या, अल्फा एमिनो एसिड समझना था, पेप्टाइड समझना था एंड प्रोटीन के बारे में समझना था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। अब हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो 1 शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड छोटा चैप्टर है, ऑलमोस्ट हम आपको 2 घंटे में पढ़ा देंगे। 2 घंटे की एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद के भी जो चैप्टर्स होंगे वो भी आपके 1 शॉट में ही कवर कराए जाएंगे। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।